नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भोगोदयाल शर्मा जी की कहानी ये है और हर इंसान की एक कहानी होती है दोस्तों, और इस कहानी के अलग अलग पड़ाव होते हैं। आज जो बड़े बन चुके हैं वो कभी छोटे रहे होंगे, और आज जो मजे में हैं उन्होंने कभी संघर्ष किए होंगे, और पंडित भोगोदयाल जी के अपने संघर्ष थे, और यही संघर्ष एक इंसान का पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। पंडित भोगोदयाल जी को हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है, और इतिहास में हमेशा उन्हें इसके लिए याद रखा जाएगा। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उनको अपने पिता के नाम की लड़ाई भी कोर्ट में लड़नी पड़ी थी, क्योंकि तब वो कोई बड़े आदमी नहीं थे कि हर कोई उनको गले लगा लेता। हमारे समाज की यही रीत है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंडित भोगोदयाल के जीवन में संघर्ष की शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी, और वो जब केवल 1.25 साल के थे तो उनकी मां का साया उनके सिर से उठ गया था। उनके पिता पंडित हीरालाल शास्त्री ने कुछ साल तक उनको संभाला, लेकिन परिस्थितियों ने पिता को विवश कर दिया कि बालक भोगोदयाल को एक दत्तक पुत्र के रूप में रोहतक के एक दूसरे परिवार को सौंप दिया जाए। 16-17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, और अगले 14 साल तक वो अपनी पत्नी से अलग ही रहे, क्योंकि 14 साल तक उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले गए और देश की आज़ादी में क्रांतिकारी जीवन भी उन्होंने बिताया। 6-7 साल तो केवल वो जेलों में इस दौरान रहे। 1947 में देश को आज़ादी मिली, नया सवेरा हुआ, लेकिन पंडित भोगोदयाल की जिंदगी के काले दिन अभी जारी थे। कोई व्यक्ति जब जेल से छूटता है तो सीधा अपने घर जाता है, और पंडित भोगोदयाल ये सोच रहे थे कि मेरे तो दो घर हैं, एक बेरी में है जहां मैं जन्मा था, और दूसरा रोहतक में है जहां मैं गोद दिया गया था। लेकिन वक्त ने करवट बदल ली थी दोस्तों, और विडंबना देखिए, उनके लिए दोनों घरों के दरवाजे बंद थे। सबसे पहले वो रोहतक पहुंचे और अब पिता मुरारी लाल जी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजे से ये कहते हुए उनको लौटा दिया कि मैंने तो भोगोदयाल नाम के किसी बच्चे को कभी गोद ही नहीं ली। हताश, निराश और टूटे हुए पंडित भोगोदयाल अपनी जन्मस्थली बेरी पहुंचे तो घर वालों ने कह दिया कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो गोद दे दिया गया था। अब पंडित जी सड़क पर थे। भोगोदयाल के लिए दोनों घरों के दरवाजे बंद होने के पीछे एक ही कारण था, और वो था संपत्ति। दुनिया में कहावत है कि दोस्तों, हर झगड़ा जर जोर और जमीन के लिए होता है, लेकिन यहां तो बाप के नाम का ही झगड़ा शुरू हो गया था। पहचान का संकट खड़ा हो गया था। उनके परिवार के लोग बताते हैं कि रोहतक में पंडित मुरारी लाल जी पर उनके छोटे भाई पंडित चंदन लाल जी का लगातार दबाव बना हुआ था कि वो अपनी सभी चल अचल संपत्ति उनके लड़कों के नाम कर दें, क्योंकि पंडित भोगोदयाल तो दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र का क्या। चंदन लाल जी को भय सता रहा था कि कहीं दत्तक पुत्र भोगोदयाल संपत्ति में दावेदारी न ठोक दे, और भोगोदयाल की दावेदारी को खारिज करने के लिए उन्होंने अपने भाई पंडित मुरारी लाल जी पर दबाव बना दिया था, और इस दबाव का नतीजा यह था कि वो गोद लेने की बात से मुकर गए थे। इसके अलावा भोगोदयाल जब क्रांतिकारी के रूप में भूमिगत होकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे तो अक्सर अंग्रेजी पुलिस उनकी तलाश में मुरारी लाल जी के घर पर आती थी, परिवार से पूछताछ करती थी, और इस कारण उन्होंने भोगोदयाल की पत्नी सावित्री देवी को भी रोहतक से बेरी भेज दिया, और यह जाहिर कर दिया था कि मेरा भोगोदयाल से कोई संबंध नहीं है, और न ही उन्होंने कभी भोगोदयाल को गोद लिया था। लेकिन पंडित जी अब दो राहे पे थे। ना घर जिसमें जन्मे थे वो अपना था, ना जिसको गोद दिया था वो अपना था। रोहतक में पंडित मुरारी लाल का व्यवहार देखकर पंडित भोगोदयाल ने बेरी का रुख किया। जहां अन्य परिवारजनों के अलावा उनको लग रहा था कि मेरी पत्नी तो वहां मुझे मिलेगी, वहां जाकर उनको पता चला कि उनकी पत्नी सावित्री देवी तो हाँसी अपने मायके में रहती है, और उनके भाई शिव कुमार जी उन्हें तभी हाँसी ले गए थे जब भोगोदयाल बनारस पढ़ने के लिए गए। पंडित भोगोदयाल की अनुपस्थिति में सावित्री देवी ने 14 वर्षों तक हाँसी में अपने मायके में गुजारे, और बेरी में परिवार वालों का आचरण देखकर पत्नी से मिलने के लिए भोगोदयाल अब हाँसी पहुंचे और सावित्री देवी से मिले।
ये 14 वर्षों का पति पत्नी का वनवास था जो भगवत दयाल जी व सावित्री देवी ने अलग अलग काटा था। आज का टाइम होता तो तलाक हुए मुद्दत हो जाते, लेकिन पुराने टाइम थे जिसके साथ 7 फेरे लेते थे, फिर 7 जन्मों का नाता जुड़ता था। अब भगवत दयाल जी के सामने 2 बड़े सवाल थे दोस्तों। पहला सवाल तो यह था कि अपने व अपने परिवार के भविष्य का क्या, और दूसरा अपने दत्तक पुत्र होने को सिद्ध करने का था। पंडित भगवत दयाल जी की खासियत थी कि वो जुझारू आदमी थे, वो लड़ना जानते थे, जो बात होती थी वो मुंह पर बोल देते थे, और इसकी वजह से राजनीति में उन्होंने बड़े नुकसान उठाए। चिकनी चुपड़ी बातें वो नहीं करते थे, मुंहफट भी वो थे, और इस वजह से उनकी राजनीतिक दुश्मनियां बहुत हुई, नहीं तो वो उससे ज्यादा बड़े ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते थे। अब उनको एक धुन सवार हो गई थी कि पहले तो पंडित मुरारीलाल जी को यह स्वीकार करवाया जाए कि मैं ही उनका दत्तक पुत्र हूं। बस ये धुन उनके दिलो दिमाग पे सवार हो गई, और इस धुन में भगवत दयाल दिल्ली की तरफ चल पड़े। उस समय साधना बहुत नहीं हुआ करते थे, किसी तरह दिल्ली पहुंचे, और मकसद यह था कि मैं अपनी उस बहन भगवती को ढूंढ लूं जिसका ब्याह दिल्ली में कहीं हुआ था, और वह गोद लिए जाने घटना की चश्मदीद गवाह भी थी। उस समय भगवत दयाल बड़ी असमंजस की स्थिति में थे, पैसे जेब में नहीं थे, मारे मारे फिर रहे थे। किसको अपना बाप मानूं, यह बात तो उनको बेहद विचलित कर रही थी, और दिल्ली जैसे बड़े शहर में बहन भगवती का पता लगाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि 14 वर्षों से तो कोई संपर्क ही नहीं था। भगवत दयाल ने तो अपने बहनोई का नाम जानते थे, न कोई अता पता मालूम था, लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, भगवान रास्ते दिखा देता है। तो पंडित जी के सूत्र भी जल्दी जुड़ने लगे। भगवत दयाल एक दिन अपने पूर्व परिचित चांदनी चौक स्थित कटरा नील निवासी पंडित रामधन शास्त्री के निवास पर पहुंचे, और शास्त्री जी से भगवत दयाल जी का परिचय उन दिनों हुआ था जब वे क्रांतिकारी जीवन के दौरान छिपते छिपते फिर रहे थे। शास्त्री जी उस समय किरोड़ीमल कॉलेज में हिंदी के शिक्षक थे। उनकी पत्नी माधवी, जिन्हें मुनिया भी कहते थे, ने भगवत दयाल जी को एक बार गिरफ्तार होने से भी बचाया था। बताते हैं कि पुलिस को भनक लग गई थी या किसी मुखबिर ने सूचना दे दी थी कि पंडित भगवत दयाल नील के कटरे में मौजूद हैं। पंडित रामधन शास्त्री क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखते थे, जब मौका मिलता था उनकी पैसे धेले से भी मदद करते थे। इसलिए पुलिस ने यह तय माना कि भगवत दयाल जरूर वहीं मिलेगा, और वो शास्त्री जी के घर पहुंच गए। पुलिस की सूचना बिल्कुल ठीक थी, पंडित भगवत दयाल वहीं थे, लेकिन माधवी, जिनको मुनिया भी कहते थे, ने बड़ी चतुराई से काम लिया और पुलिस के हाथों पंडित भगवत दयाल को गिरफ्तार होने से बचाया। उन्होंने पंडित जी की पिस्तौल उनके पास थी, उसको अपने स्वेटर में छिपा लिया और उनसे घी खरीदने के बारे में बातें करने लगी। देहाती वेशभूषा में पंडित जी को घी वाला समझकर पुलिस लौट गई, और उसी दिन से पंडित जी ने मुनिया को अपनी बहन मान लिया था, और अपनी धर्म की बहन से राखी भी वो जीवन में मौका मिला बंधवाने आते थे, और अपनी बहन भगवती की तरह उनको सम्मान देते थे। और इस बार जब वे अपनी बहन भगवती की तलाश में दिल्ली आए, तो कटरा नील में बहन माधवी से मिलने पहुंचे, और उनको विस्तार से अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि बहन, आज तो मेरे पास जगह जमीन तो छोड़ो, बाप का नाम भी नहीं है। पंडित भगवत दयाल ने मुनिया को बताया कि पंडित मुरारीलाल उनको दत्तक पुत्र मानने से मना कर चुके हैं, और बातों ही बातों में पंडित जी ने अपनी बहन भगवती को याद किया और कहा कि मुनिया बहन, भगवती का ब्याह दिल्ली में किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूँ, अगर वो मिल जाए तो बात बन जाए। मुनिया की स्मृति में एकाएक कुछ याद आया उनको, और उनका कहा कि भाई, मैं एक लड़के को जानती हूँ, उसका ब्याह रोहतक में हुआ है, उसकी बहू रोहतक की है। मुनिया के शब्द सुनकर भगवत दयाल की उम्मीद बढ़ी, और उन्हें कहा, बहन कौन है वो लड़का, कहाँ रहता है, बताओ। मुनिया ने कहा कि वह पंडित शिवनाथ जी का दूसरा बेटा कृष्ण कुमार है, और उसकी बहू रोहतक की है, भाई जाके मिल ले, वो भगवती तो नहीं। पंडित भगवत दयाल अगली सुबह मुनिया को साथ लेकर पंडित शिवनाथ जी के घर पहुँचे, और उनकी जो पत्नी है वो भगवती निकली। कृष्ण कुमार जी से भी भेंट हुई। वर्षों बाद भाई बहन एक दूसरे से गले मिले, दिल खोल कर रोए, और भगवत दयाल जी ने अपनी बहन भगवती को फिर आराम से बैठकर बताया कि अपने पिताजी मुरारीलाल जी मुझे गोद लेने की बात से ही मना कर गए हैं।
अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पास तो बाप का नाम भी नहीं बहन। तो भगवती देवी ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, पिताजी को इस तरह नहीं करना चाहिए, भगवान को भी जवाब देना है। रोहतक में तो बाकायदा गोद की रस्म हुई थी, मैं बाबूजी से इस बारे में बात करूंगी। भगवती देवी का अपनी सौतेली माँ के स्वभाव की वजह से रोहतक आना जाना उस समय छूट चुका था। जिस माँ यानी कि ताई ने उनको पाला पोसा था वो स्वर्ग सिधार चुकी थी। मुरारी लाल जी का भी अपने भाई चंदनलाल के बच्चों में मोह हो गया था, तो वो भी भगवती को भूल गए थे। फिर भी भगवती देवी ने कहा कि भाई भगवत, ये तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, मुझे कई साल रोहतक गए हुए हो गए, लेकिन अब जाकर बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। भगवती देवी अपने पति कृष्ण कुमार भगवत दयाल को लेकर रोहतक पहुंची और उन्होंने अपने बाबूजी पंडित मुरारी लाल से मिलकर कहा कि बाबूजी, भगवान को जवाब देना है, आप भगवत को अपना बेटा मानने से ही मना कर रहे हो, जबकि आपने विधिवत रस्म पूर्वक भगवत को गोद लिया था। और इस चर्चा में मोहल्ले के और लोग भी शामिल हो गए थे। इन लोगों में 2-4 ऐसे व्यक्ति थे जो गोद की रस्म के साक्षी भी थे, लेकिन मुरारी लाल जी कतई ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि उन्होंने भगवत को गोद ले लिया। उन्होंने सबको झड़का के भगा दिया और निराश दोनों भाई बहन दिल्ली लौट आए। अब क्या किया जाए। भगवत दयाल इस घटनाक्रम से काफ़ी आहत थे, टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया था। संकल्प के वो धनी थे और युवा भगवत दयाल ने फैसला लिया कि अपने पिता मुरारी लाल से यह स्वीकार करवा कर छोड़ूंगा कि मैं ही उनका दत्तक पुत्र हूं और वो मेरे पिता हैं। इस प्रयोजन से उन्होंने पंडित मुरारी लाल पर रोहतक कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। यह उनके जीवन का पहला मुकदमा था और इस तरीके से पिता पुत्र के नाम की लड़ाई कोर्ट में पहुंच गई और यह मुकदमा रोहतक न्यायालय में दाखिल किया गया था, इसलिए वो रोहतक उनका आना जाना शुरू हो गया। उनकी बहन भगवती ने इस संबंध में स्वयं को गवाह के रूप में प्रस्तुत करने का संकल्प अपने भाई भगवत दयाल को दोहराया और कहा कि भाई, मुझे ले जाके खड़ा कर कोर्ट में, मैं दूंगी गवाही। लेकिन पंडित भगवत दयाल ने कहा कि बहन बेटियां कोर्टों में नहीं जाती हैं, वो छोटे घर होते हैं जिनकी बहन बेटियों को कोर्ट का मुंह देखना पड़ता है। मैं चाहे भले मुकदमा हार जाऊं, लेकिन आपको अदालत की चौखट पर नहीं चढ़ने दूंगा। कानूनी लड़ाई तेज होने लगी। पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्क व दावे प्रस्तुत करते थे और इस दौरान एक गवाह जो पंडित मुरारी लाल के मोहल्ले में ही रहता था, उससे पता चला कि जब गोद लेने की रस्म हुई थी तो एक ग्रुप फोटो उस समय खिंचवाया गया था। भगवत दयाल जी को इस सूचना से आशा बंधी कि ये फोटो अगर मिल जाए तो बात बन जाए और बहन को भी कोर्ट में न जाना पड़े। भगवत दयाल उस ग्रुप फोटो की तलाश में जुट गए और भगवत दयाल जी ने इस फोटो के संबंध में भगवती से बात की तो भगवती याद करने लगी कि कहाँ ये फोटो मिल सकता है। तभी भगवती को याद आया कि गोद की रस्म के समय एक फोटो मोती ले गया था। मोती भगवती जी के मामा का लड़का था और वो झज्जर में रहता था। भगवत दयाल जी के लिए सूत्र एक अंधेरे में रोशनी की तरह था। वो उसी टाइम झज्जर के लिए चल पड़े। वो सीधा मोती के घर पहुंचे। मोती उस समय घर नहीं था, लेकिन भगवत दयाल उनकी धर्मपत्नी की अनुमति लेकर दीवार पर वो टंगा फोटो जो गोद लेने के टाइम का था, उसको अपनी छाती से लगाकर दिल्ली आ गए। अदालत में अगली पेशी हुई। पंडित मुरारी लाल जी भी वहां खड़े थे। भगवत दयाल जी भी सीने से चिपकाए हुए एक फोटो अदालत में हाजिर हुए और उनके वकील ने वो फोटो जज के सामने रख दिया। इसके बाद अदालत की पूरी कार्रवाई बदल जाती है और पंडित मुरारी लाल जी के सामने कोई विकल्प नहीं था कि अब मैं इस बात को मानूं कि भगवत दयाल मेरा ही दत्तक पुत्र है। जज ने फैसला पंडित भगवत दयाल के पक्ष में सुनाया। पंडित मुरारी लाल आंखों में आंसू लिए हुए अदालत से बाहर आए और बाहर आने के बाद भगवत दयाल ने अपने पिता मुरारी लाल के पांव के हाथ लगाए और उनका आशीर्वाद मांगा। उस समय मुरारी लाल जी की आंखों में आंसू थे। संपत्ति के चक्कर में समाज और कोर्ट में झूठे साबित हो गए थे। मन में यह भी चल रहा था कि झूठ बोलकर अब भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। उधर अपने भाई चंदनलाल के बच्चों की फिक्र हो रही थी कि अब तो भगवत दयाल अपना हिस्सा ले लेगा, उसके हिस्से में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मोह उनमें जुड़ गया था। उन्होंने सिर पे हाथ रखते हुए कहा कि भगवत बेटा, चंदन के लड़कों का कुछ सोचियो, अब ये दोनों मकान तेरे हैं।
पंडित मुरारीलाल ने अपने दिल की बात कह दी और उन्हें संपत्ति का ही भय सता रहा था, इसलिए तो भगवत दयाल को अपना दत्तक पुत्र मानने से मना किया था। भगवत दयाल जी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे मकान दुकान आपका कुछ नहीं चाहिए, सारी संपत्ति आपकी है, जिसको चाहो दे देना। मुझे तो आज सब कुछ मिल गया है। मेरी लड़ाई आपकी संपत्ति के लिए नहीं थी, आपके नाम के लिए थी। आपने मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर भगवत दयाल जी वहां से लौट गए और मुरारीलाल जी ने तब भरे कंठ से कहा कि आते रहना। पंडित भगवत दयाल ने अपने पिता की संपत्ति में एक कतरा भी नहीं लिया और वापस कभी वहां पर लौटे भी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि उस ग्रुप फोटो को वो हमेशा अपने एक अमूल्य धरोहर के रूप में सहेज कर रखते थे। अपने बच्चों को भी कभी कभार दिखाते थे और कहते थे कि बेटा, समय बड़ा बलवान होता है। आज हमारे पास पावर है, पैसा है, जीवन के सारे संसाधन हैं, तो हमारे पास रिश्तेदारों की भी कमी नहीं है। और जब बुरा टाइम आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए बुरे टाइम में धैर्य मत खोना, क्योंकि बुरे के बाद अच्छा टाइम आता है। तो ये थी पंडित जी की कोर्ट की कहानी, जहां उनको अपने पिता के नाम के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इसी तरीके से उनकी पढ़ाई की भी एक अलग कहानी है दोस्तों। और वो जो कहते हैं ना, पंडित विद्वान होते हैं, तो वो विद्वान बनने के लिए बनारस गए थे, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में अलग तरीके के मोड़ आते हैं, जो अगली किस्त में हम उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 3 बजे की राजनीति की बातों में आप सभी जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए, और जितने ज़्यादा साथी जुड़ते हैं उतना ही मज़ा आता है। आप कमेंट करते हैं, अपने दिल की बात रखते हैं, हौसला देते हैं, वो और भी बड़ी बात है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 3 बजे के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। कोई अमूल्य जानकारी आपके पास है तो ज़रूर कमेंट करके बताया करना दोस्तों। ये सफ़र, ये दोस्ती जारी रहेगी 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।